कंडेमनेशन प्रोसीजर। आपने नवोदय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी, कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स। जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या एलडीई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एलडीई में ये टॉपिक पे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल्स का जो भी कंडेमनेशन होगा, कंडेमनेशन मतलब अब नवोदय में कई सारे आर्टिकल्स आते हैं। जैसे नवोदय में कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। अब जब ये सारे आर्टिकल्स को हम देखते हैं और जब इनको हमको कंडेम करने की बात आती है तो बड़ा टेंशन हो जाती है। कई सारे पीजीडीज को इशू होता है कि भाई वो बीकर जो है, केमिस्ट्री वाले होंगे तो जानते होंगे यार बीकर की लाइफ कितनी है, स्पोर्ट्स वाले जानते होंगे कि वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसकी लाइफ कितनी है। तो इसके बारे में जो भी हमारी कंडेमनेशन की प्रोसीजर है वो कौन सी है, क्या है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब ये पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ कंडेमनेशन क्या है? सबसे पहला है एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन। कुछ आर्टिकल की लाइफ स्पैन जो है वो एक्सपायर हो जाती है। मतलब अगर समझ लो आपने मेस में रोटी बनाने की एक मशीन ली थी आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले। अब वो मशीन काम नहीं करती और वो बहुत बड़ी जगह ऑक्यूपाई करके पड़ी है, ना ही हम उसको कुछ कर पा रहे हैं, ना ही उसका यूज़ है, उसके वजह से एक्सीडेंट अलग होते हैं। तब उसका एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन अगर हो गया तो हम उसको कंडेम कर सकते हैं। देन सेकंड आता है बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। वो मशीन जब ली गई थी वो 10 लाख रुपए की थी, आज उसको अगर बनाना चाहते हैं हम लोग तो 15 से 20 लाख रुपए लग जाए। तो भाई बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर मतलब वो मशीन आज इकोनॉमिकली जिसको हम बनाना मुश्किल है या हम उसको नहीं बना सकते ऐसे। कम कॉस्ट में जो बन जाए, कम कॉस्ट में जो ना बन सके। मैम प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। तो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर भी आ जाएगा इसी में। नेक्स्ट आता है टेक्निकली एब्सोलेट पार्ट एंड सर्विस सपोर्ट आर नो लॉन्गर अवेलेबल। कुछ मशीनें ऐसी रहेंगी या कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं कि आज ना उनके पार्ट्स अवेलेबल है ना उनका सर्विस सपोर्ट अवेलेबल है और वो ख़राब हो चुके हैं, उनको बनाना नामुमकिन है। अब जैसे पहले के ज़माने में वो साइक्लोस्टाइल मशीन हुआ करती थी, जानते हैं, नाम सुना है? साइक्लोस्टाइल मशीन का नाम सुना है? यस सर। नहीं सर। साइक्लोस्टाइल मशीन पहले उसमें डाई बनाई जाती थी और उस पर क्वेश्चन पेपर बनाए जाते थे, सेट किए जाते थे, कंप्यूटर से पहले के ज़माने की है। आज अगर आप कहोगे कि हम साइक्लोस्टाइल मशीन यूज़ करेंगे तो टेक्निकली एब्सोलेट है, उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, पार्ट्स मिल गए तो सर्विस नहीं मिलेगी। तो ऐसी मशीन को कंडेम करना है। या इक्विपमेंट दैट हैज़ बीन डैमेज बाय कंटेमिनेशन। अब एक आधा इक्विपमेंट ऐसा है कि जो डैमेज हो चुका है, उसका एक आधा पार्ट टूट गया या मार्केट में है ही नहीं, पार्ट मिलना नहीं है, बना नहीं सकते, कुछ पार्ट था वो टूट गया बोलिए, जो भी कुछ है, अब वो मशीन डैमेज हो चुकी है या वो इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो गया है। अब जैसे फुटबॉल आप जानते होंगे, फुटबॉल अगर कांटों पे लग गया, पंक्चर हो गया, उसका पंक्चर दुरुस्त नहीं होता। तो इक्विपमेंट दैट हैज़ बीन डैमेज बाय कंटेमिनेशन, टूट फूट के वजह से इक्विपमेंट डैमेज हो गया होगा। तो देन टू इंक्रीज वर्क इफिशियंसी, अगर आज हम i7 के ज़माने के कंप्यूटर्स चला रहे हैं जिसकी 1 TB की रैम आ चुकी है, और अगर आपके पास में आज भी वो पेंटियम का पुराना वाला 1980, 85, 87, 90 का अगर कंप्यूटर पड़ा है जो कि चालू होने में आधी घंटा लेता है, काम में नहीं आ रहा है, तो आप वो कंप्यूटर आज उसको आपको कहीं ना कहीं कंडेम करना पड़ेगा। तो जब कंडेमनेशन के पर्पस क्या होते हैं, एक तो एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन हो जाता है या फिर वो इकोनॉमिकली रिपेयर नहीं कर सकते। सबको स्क्रीन दिख रही है? जी सर दिख रही है। सर जो जिनको नहीं दिख रही, थोड़ा नेट का इशू हो सकता है, प्लीज़ देखिए, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकली ऑब्सोलेट हो जाती है वो चीज़
इक्विपमेंट दैट हैज़ बीन डैमेज बाय कंटेमिनेशन, वो एखादा इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है। और इसके अलावा इंक्रीज वर्क इफिशिएंसी, हमको उससे भी इफिशिएंट वाला, परफेक्ट वाला, नेक्स्ट जनरेशन वाला मटेरियल चाहिए होता है। समझ लो आज विद्यालय में कोडैक का कैमरा है, पर आज कोडैक के कैमरे में आप फिल्म कब लाओगे, डेवलप कब करा के लाओगे, इशू रहेगा। आपको ऑनलाइन रोज के रोज फोटोग्राफ्स भेजने, तो आपको इंक्रीज वर्क इफिशिएंसी करने के लिए वो कोडैक वाला कंडेम करना पड़ेगा और नया कैमरा परचेस करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज कंडेमनेशन इज देयर। इन सब के लिए कंडेमनेशन अति आवश्यक है। नेक्स्ट, अब इसकी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फॉर कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स इन जेएनवीज। जेएनवी में कोई भी चीज़ को कंडेम करना है तो इतना इजीली नहीं होता साहब, उसको बड़ी प्रोसीजर होती है। इवन अगर आपने लाइब्रेरी की बुक्स जो होती हैं, लाइब्रेरी की बुक्स भी अगर आपको रद्दी में देनी है तो वो भी आप अपने मन से उठा करके गिनवा के नहीं दे सकते, उसकी एक प्रोसीजर है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स विच आर आइडेंटिफाइड एज फुल्ली अनसर्विसेबल ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन। अब नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल मतलब जो खा पी के ख़त्म हो गया वो। जैसे कोई बताएगा कंज्यूमेबल में क्या आ जाएगा? ड्रेस आएगी सर, के बायोलॉजी लैब के यूनिफॉर्म आ जाएंगे, लैब का मटेरियल आ जाएगा सर, जो केमिकल्स वगैरह हैं। हाँ, और क्लास एपरेटस, सबसे बड़ा आएगा लाइब्रेरी की मैथ बुक्स। के स्टोर, लाइब्रेरी बुक्स जो एनसीईआरटी के सर वो आ जाएंगी। पर लाइब्रेरी बुक्स आप बेच नहीं सकते, ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बुक्स आएंगी सर। एनसीईआरटी की भी आप रद्दी में नहीं बेच सकते। तो सम आर्टिकल्स विच आर नॉन कंज्यूमेबल, जिनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, तो हर आर्टिकल की एक लाइफ स्पैन है, वो भी हम आगे देखेंगे कितनी किसकी है। अब वो लाइफ स्पैन हो गया ख़त्म और वो अब अनसर्विसेबल हो गया। जैसे आपने विद्यालय के लिए छोटा जेनसेट खरीदते थे, पहले छोटा जेनसेट था, वो खरीद के आज 15 साल हो गए, जेनसेट ख़राब हो चुका है, अब वो यूज़ में ही नहीं है। तो ऐसे जेनसेट का हम क्या करेंगे? तो उसका कुछ किया जा सकता है क्या? वो then non-consumable articles which are identified as fully unserviceable before expiry of lifespan due to uneconomical repair। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल अभी जो नॉन कंज्यूमेबल है, पर हमने उसको आइडेंटिफाई किया अनसर्विसेबल। क्यों अनसर्विसेबल? एक तो उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म होने की है, पर वो अनसर्विसेबल हो गए, और अनइकोनॉमिकल है उसको रिपेयर करना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिपेयर देम, या उनको रिपेयर करने में ज़्यादा खर्चा है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं घड़ाई से मढ़ाई ज़्यादा, मतलब बनाने से ज़्यादा उसको अगर खर्चा लग जाता है, तो ऐसे आर्टिकल का हम क्या करेंगे बना के? देन ऑब्सोलेट आर्टिकल, जो आर्टिकल एकदम ही ख़त्म हो चुका है, टूट फूट गया है। जैसे हमने टीवी लिया था भाई सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए, वो टीवी ब्रेक हो चुका है, या सीसीटीवी का कैमरा लिया था, वो कैमरा टूट चुका है, वो ऑब्सोलेट हो गया। डिस्पोजल ऑफ मिसिंग स्टोलन आर्टिकल, कुछ आर्टिकल चोरी चले गए, कुछ आर्टिकल गायब हो गए, मिसिंग हो गए, तो उसको भी हमको कंडेम करना पड़ता है। तब ये कंडेमनेशन कैसे करेंगे? डिस्पोजल ऑफ मिसिंग स्टोलन आर्टिकल। सरप्लस आर्टिकल, कुछ कुछ आर्टिकल सरप्लस हो जाते हैं। सरप्लस होगा कैसे? 2019-20 में, 20-21 में नवोदय विद्यालय समिति ने हेडक्वार्टर से हर विद्यालय को 80-80 बेंच भेजे थे, बरोबर है? यस सर। अब वो नए 80 बेंच आ गए, तो वो बेंच कहीं तो भी डाले गए, तो पुराने बेंच निकाले गए। जब वो पुराने बेंच निकाले गए तो नेचुरल है वो पुराने बेंच कहीं तो भी सरप्लस हो गए। जब ऐसे सरप्लस आर्टिकल होते हैं तो तब क्या किया जाता है? कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में पीसी ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको कुछ पीसी भंगार में बेचने के बजाय या उसको डिस्पोज करने के बजाय आप उसको सरप्लस करवा सकते हैं। दूसरी तरफ कैसे देंगे वो? तो सरप्लस आर्टिकल्स आर आल्सो देयर। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कंडेमनेशन की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? अभी मई का महीना चल रहा है, आपके विद्यालय में अप्रैल में हर डिपार्टमेंट को एक स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद बोला गया होगा कि क्या कंडेम करना है, थोड़ा प्रोसीजर में लाके रख देना हमारे पास छुट्टी जाने से पहले। कंडेमनेशन प्रोसीजर में बी इनिशिएटेड
इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के पहले हफ्ते में कंडेमनेशन प्रोसीजर को इनिशिएट कर देना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन देयर ऑन बाय द स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी एज पर GFR रूल 213। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। GFR रूल कहता है कि स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी जो होती है वो रिकमेंड करेगी, उसके रिकमेंडेशन के बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के पहले सप्ताह में एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद आपको कंडेमनेशन प्रोसीजर को इनिशिएट कर देना है, स्टार्ट कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? अप्रैल में पूरा स्टाफ रहेगा, सभी के सामने कंडेमनेशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगी। जो आप पोस्ट पे जाने के बाद कई लोग बाद में दबी जुबान से बातें करते वो नहीं हो पाएंगी, सबके सामने प्रोसीजर हो जाएगी कि नहीं इन्होंने तो इसमें पैसे खा लिए, उसमें पैसे खा लिए। कैसा रहता है, लोग बोलने वाले 50 तरीके से बोलते हैं, ये नहीं हो उसके चलते आपको ये करना पड़ेगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट सिर्फ। हेलो, हेलो मेरा हाँ क्लास, सर, एक आवाज मिनट, एक मिनट फ्रेंड्स। हेलो, मेरा क्लास चल रहा है, बाद में लगाऊं? हेलो, हाँ। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडेमनेशन जो है वो इसी तरह से कि भाई आपका वेरिफिकेशन अगर स्टॉक का हो गया 31 मार्च तक। हाँ सर, बोलिए। तंजीम से। क्या कटवा देता हो? हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों सभी को? यस सर। देन इसके अलावा भी इन एडिशन टू अबाउ whenever required stock verification may be taken up again and condemnation process may be taken up as per need in the same financial year। और ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल में ही हो, अप्रैल में करने के बाद भी अगर आपको लगता है इन एडिशन टू अबव, इसके अलावा, ऊपर के अलावा, whenever required stock verification may be taken up again, आप stock verification बार डबल से ले सकते हो and condemnation process may be taken up as per need in the same financial year। उसी फाइनेंशियल ईयर में आप फिर से ज़रूरत पड़ने पे कंडेमनेशन प्रोसीजर को डबल से क्रिएट करवा सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं। अब इसमें कमेटी कैसे बनेगी? कमेटी एट JNV लेवल फॉर इनिशिएटिंग द कंडेमनेशन प्रोसीजर एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम एज पर GFR रूल 217(2) 217(2) के अंतर्गत आपको जो कमेटी बनानी है JNV लेवल पर इनिशिएट करने के लिए, कंडेमनेशन प्रोसीजर के लिए और डिस्पोजल आइटम्स ऑफ जो है उनको डिस्पोजल करने के लिए, वो कमेटी कैसे बनेगी JNV लेवल पे? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न JNV शुड बी द चेयरमैन। जिस JNV में काम चलेगा कंडेमनेशन का, वहाँ का प्रिंसिपल इसका चेयरमैन रहेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ नियर बाय JNV टू बी नॉमिनेटेड बाय RO, नॉट बाय यूर सेल्फ। आप नहीं बुलाओगे, RO बुलवाएगा। फॉर द प्रपोज्ड आइटम हैविंग द ओरिजिनल परचेस वैल्यू मोर देन 50,000 पर आइटम। 50,000 पर आइटम। 50,000 हज़ार वाले 10 भी आइटम हुए तो भी चलेंगे, पर एक आइटम की कीमत 50,000 से ऊपर है तब आप RO को इन्फॉर्म करेंगे। RO नियर बाय JNV का प्रिंसिपल उसमें मेंबर बोल के आपको देगा, वो एक मेंबर रहेगा। थर्ड, वाइस प्रिंसिपल। इफ वाइस प्रिंसिपल इज नॉट देयर और पोस्ट इज नॉट सैंक्शन देयर, देन SMT, सीनियर मोस्ट टीचर विल बी देयर। अगर वाइस प्रिंसिपल नहीं है किसी कारणवश या उसकी पोस्ट वैकेंट है, तो उस स्थिति में SMT जो रहेगा उसका मेंबर रहेगा। देन चौथे नंबर पर रहेगा स्टॉक होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टॉक।
उस स्टॉक का जो भी स्टॉक होल्डर है, समझ लो म्यूजिक डिपार्टमेंट है, कुछ गिटार टूटे हुए हैं, एक दो हारमोनियम खराब है, तबले फूटे हुए हैं, वो. देन नंबर 5, स्टॉक कीपर इज देयर एंड ओएस और एसएसए. इफ ओएस इज नॉट देयर, अगर ओएस नहीं है तो एसएसए मतलब आपका यूडीसी विल बी द मेंबर सेक्रेटरी. इस स्थिति में यूडीसी आपका मेंबर सेक्रेटरी रहेगा. कब? जब आपके ऑफिस में ओएस नहीं है. तो ये प्रश्न इस पे ऐसा बनता है, अगर प्रश्न बना तो कंडेमनेशन प्रोसीजर में निम्नलिखित में कौन नहीं होता, ऐसा बोल करके एक अगर डाल दिया इसमें कोई भी, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. तो कमेटी ये विद्यालय लेवल पे बनती है, इसमें प्रिंसिपल चेयरमैन होते हैं. पूरी प्रोसीजर ओएस और एसएमटी मिलके कर लेते हैं. अगर एसएमटी नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल रहेगा, मेंबर रहेगा, स्टॉक होल्डर रहेगा, स्टोर कीपर रहना कंपलसरी है. सो दिस इज़ द कमिटी क्रिएटेड बाय जीएफआर रूल 217 217 के अंतर्गत कमेटी बनेगी. ठीक है. अब अगर आपका प्रपोज्ड आइटम ये 50,000 से कम है, नॉमिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ नियर बाय जेएनवी इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द प्रपोज कंडेमनेशन लिस्ट आइटम डज नॉट कंटेन एनी आइटम हुज परचेस वैल्यू इज मोर देन 50,000. अब समझ लो आपको एक प्रोजेक्टर कंडेम करना है. जब वो लिया गया था तब वो 72,000 का 72,000 का था. तो मुझे बताइए क्या नियर बाय प्रिंसिपल की ज़रूरत रहेगी? यस सर. हाँ, Yes, sir. क्योंकि उसकी परचेस वैल्यू 72,000 है. वही आपने एक स्क्रीन लिया था, प्रोजेक्टर की स्क्रीन जो खराब हो चुकी है, जो 12,000 की ली गई थी. उस स्थिति में आपको नियर बाय जेएनवी के प्रिंसिपल की कोई ज़रूरत नहीं है. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर. सर अगर ऐसा होता है, सपोज लैब के कुछ आइटम्स हैं और कुल मिलाकर के उसका वैल्यू जो है मोर देन 50,000 हो जाएगा, हाँ तो चलेगा सर, उसमें भी नियर बाय प्रिंसिपल तो की उसी ज़रूरत केस नहीं में है. सर चाहिए कि नहीं चाहिए सर? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. अच्छा, मतलब एक आइटम का मोर देन 50,000 होना चाहिए, करेक्ट. जैसे कुल किसी- मिलाकर होने की कोई आवश्यकता हाँ नहीं. सर, सब आइटम मिलके 5 लाख भी होते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, पर ओके. एक आइटम की कीमत 50,000 है तभी आपको नियर बाय जी. प्रिंसिपल को बुलाना पड़ेगा. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. अब कमिटी क्या देखेगी? द कमिटी विल रिव्यू द स्टेटस ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल्स विच आर कंप्लीटेड देयर प्रिस्क्राइब स्पैन ऑफ लाइफ. कमेटी ये चेक करेगी कि जो आर्टिकल बताया है भाई, जिसको कंडेम करने की बात कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, जिसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका है कि नहीं. देन दे विल सी द स्टेटस ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रिस्क्राइब स्पैन ऑफ लाइफ बट अनइकोनॉमिकल टू रिपेयर. अब ऐसा आइटम है जो अनसर्विसेबल हो गया, जिसको आज बनाना बहुत कठिन है या बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो उसका भी स्टेटस कमेटी चेक करेगी. ज़रूरत पड़ने पे टेक्निकल हैंड जो होता है एक्सपर्ट, उसकी भी मदद ली जा सकती है. तीसरे नंबर पे आएगा ऑब्सोलेट आर्टिकल. एब्सोलेट आर्टिकल में आ जाएगा जो आर्टिकल एकदम ख़त्म हो चुका है, भंगार हो चुका है. देन सरप्लस आर्टिकल्स एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन फॉर कंडेमनेशन और डिस्पोजल. आपके पास में कुछ आइटम सरप्लस हो चुके हैं और आपने उसका रिकमेंडेशन किया कंडेमनेशन के लिए, तो वो आइटम को भी कमेटी एक बार रिव्यू करेगी, चेक करेगी, उसको वेरीफाई करेगी क्या सही में इनको इसकी ज़रूरत है या नहीं है. बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी, प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी, जो कमिटी डिसीजन लेगी उस पर प्रिंसिपल क्या करेगा? विल अप्रूव द प्रपोजल फॉर द आइटम्स हुज परचेस वैल्यू इज नॉट मोर देन 50,000 पर आइटम एंड स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच आर्टिकल. जब कमिटी बोल देगी कि नहीं सर ये सब आइटम को डिस्पोज करना है, तब प्रिंसिपल प्रपोज करेगा उस आइटम्स को परचेस वैल्यू इज नॉट मोर देन 50,000 है जिसकी, पर आइटम. हाँ, एंड स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच आर्टिकल्स. देन फॉर आर्टिकल्स हुज परचेस वैल्यू इज नॉट मोर देन 50,000 पर आइटम, द प्रपोजल इज टू बी सेंड टू द कंसर्न NVSRO फॉर अप्रूवल. और ये सारा कंडेमनेशन का पर्पज जो प्रपोजल बनाया जाएगा
वो आरओ को भेज दिया जाएगा। सर थोड़ा मुझे गलत लग रहा है सेकंड पॉइंट ना। पार्डन, दोनों स्टेटमेंट वो सेम ही Gross purchase value is not more than 50,000 या more than 50,000 सर। सर नॉट मोर देन 50,000, सारा आपको एक बार आरओ को भेजना पड़ेगा कि भैया ये सब आइटम की वैल्यू 50,000 से ऊपर नहीं है, हम इसको कंडेमनेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके सर, तो लेवल पे होगा ठीक। अब क्योंकि अथॉरिटी को 2021-22 के बाद से पावर दी गई है, पावर ऑफ अथॉरिटीज फॉर डिसाइडिंग कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल राइट ऑफ आर्टिकल। अब ये पावर किसको है, पावर ऑफ अथॉरिटी कौन कौन है इसमें वो देखेंगे हम। हाँ शफक मैम बोलिए। शफक मैम कुछ कहना है आपको, यस सर। बोलिए। सर इससे पहले वाली जो स्लाइड थी ना वो फिर से एक बार दिखा दीजिए, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था जिसमें राहुल सर पूछ हाँ देखिए, We'll approve the proposal for the items whose purchase value is not more than, दोनों स्टेटमेंट में नॉट है, नॉट मोर देन 50,000 है ना मैडम, जिनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर नहीं है उसकी वो प्रोसीजर स्टार्ट करेगा और वो सारे मटेरियल की लिस्ट आरओ को भेजेगा। ये दो स्टेप में है पूरा प्रोसेस। हाँ सर इसमें यदि ये सॉरी सर, इसमें लिखा है कि नॉट मोर देन 50,000 के लिए आरओ भेजेगा, यदि उससे और 50,000 से ज्यादा है तब क्या, तब आरओ नहीं भेजेगा? तब भी आरओ भेजेगा, पर आरओ तब एक नियर बाय प्रिंसिपल आपको देंगे, तब तक प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लेवल पे निपटा सकोगे उसको। ये तो ऐसा हो गया ना हाँ। सर कि प्रिंसिपल जो है अपने लेवल पे इंटीमेट कर रहे हैं आरओ को कि भाई हम ये आइटम डिस्पोज कर रहे हैं। करेक्ट, ये सिर्फ हम इन्फॉर्म कर रहे Excuse me, हैं, sir. और 50,000 पर आइटम से ज़्यादा अगर कॉस्ट है तो उस स्थिति में हम आरओ को इन्फॉर्म करेंगे, आरओ एक कमिटी के लिए हमको बता देगा। हाँ सर बोलिए, जो कासवान सर। दोनों जी सर। कंडीशन में इन्फॉर्म करना है। हाँ सर, सर, कासवान सर सर जो बोलिए। लेटर है उसमें, सर जो लेटर है ना जो 2022 में, उसमें ये जो सेकंड पॉइंट है, हाँ उस पॉइंट के अंदर नॉट मोर देन नहीं है सर, वो मोर देन है। आई थिंक आपके उसमें टाइपिंग मिस्टेक। एक मिनट चेक कर लेंगे सर, कोई इश्यू नहीं। हाँ सर, ये अगर जो कासवान सर सेकंड कह पॉइंट रहे है हैं ना तो सर, हो सकता है कि इसमें देखिए ये वैल्यू इज फॉर आर्टिकल ये- परचेस वैल्यू इज, ये नॉट निकल जाएगा, इज मोर देन 50,000 पर आइटम। जी अगर सर, ये है more तो हो than- सकता है। हाँ एक मिनट, किसी साथी ने फोटो डाला है उसका, ये सेकंड सर अभी पॉइंट में। चेंज हाँ सर अभी सर, चेंज हो गया वो। ओके सर। इसलिए सर थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट सा था मुझे। ओके क्योंकि ओके, कोई इश्यू नहीं क्या सर, था कि डाउट पड़ा क्लियर हुआ कर था, दिए बिल्कुल कर लेटर दिया आया था, उसने कीजिए। बोला था इसको। हाँ ये सेकंड पॉइंट में जो है, अगर 50,000 से ऊपर का आर्टिकल है तो आरओ को इन्फॉर्म करना है, 50,000 उससे से नीचे कम का नहीं है तो करना हम है हमारी लेवल पे कर सकते हैं। यस सर, अभी चेंज हो गया सर। यस सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। ठीक है आगे बढ़े। सर प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या हुआ है सर चेंज। हाँ बता रहे हैं, देखिए ये जो है पहला वाला, फॉर आर्टिकल हुज परचेस वैल्यू इज मोर देन 50,000 होना, ये नॉट को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। एक मिनट, ये जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है वो आइटम के बारे में हमको आरओ को प्रपोजल भेजना है, बाकी ऊपर वाले में नहीं भेजना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी नहीं भेजना है सर? नहीं सर, इंफॉर्मेशन नहीं भी भेजिए तो भी हमको बाकायदा उसकी प्रोसीजर करनी होती है। इंफॉर्मेशन नहीं भेजना है पर प्रोसीजर तो करनी है। ओके सर। सर ये टोटल आइटम की कास्ट यहाँ पे रखेंगे कि सिंगल आइटम की कास्ट हो? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक अभी मिनट। ये बात ना हमारे जीएनवी में किया था, इन्फॉर्मेशन तो आरओ को भेजते हैं, पहले ऐसी बात नहीं है वो। सर वो इन्फॉर्म करना अलग चीज हो गई। अगर हाँ महेंद्र सर, सिंगल हाँ, सर। आइटम की कीमत 50,000 है से ऊपर है तो आरओ की परमिशन लेना है, नहीं तो 20 हजार के समझ लो 100 आइटम है हाँ हाँ हाँ। तो 20 हजार के 100 आइटम हो गए तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए, तो 2 लाख नहीं होते।
आपको एक साथ प्रिंसिपल को कुछ पावर दी गई है, उतने का ही वो बेच सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। वो 15 लाख वाली है सर, है ना? हाँ सर, हाँ गोपाल सर बोल। स्कूल लेवल में शायद 15 लाख है सर। हाँ गुरप्रीत जी बोलिए। हाँ जी सर, वही बता रहा था मैं, हमारे ना पूरे का पूरा फर्नीचर जो है ना उसको वो किया था अभी, तो उसकी तो वैल्यू 15 से ज्यादा थी, इसलिए आरओ को इन्फॉर्म किया था उसने। सर 15 लाख तक का प्रिंसिपल अपने लेवल पे कर सकता है, उससे ऊपर का करने के लिए उसको आरओ को इन्फॉर्म करना होता है। हाँ जी, पूरे विद्यालय का फर्नीचर चेंज किया ना तो उसकी ज्यादा थी, इसका मतलब। यस सर। ओके। हाँ गुरप्रीत जी कुछ कहना है? Sir, excuse me, sir. हाँ सर। Sir, I think these 2 points. Now, first point says that we have to start the procedure, Exactly. and after the completion of the procedure, we have to get the approval from the RO. The second point. Sir, I think not in point only, as it is, not should be there, sir, as it is. Sir, I think. I'll read that letter particularly first, and then we will discuss it, I think. So let this point for the discussion in our group. Okay, friends, your No, point. I read in both the case it not was there, sir. I actually just you see, sir, once again. सर 15 लाख से ज्यादा तो परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं इन्फॉर्म करना पड़ेगा वैसे तो? No. After the completion of the procedure, we have to send it to RO for approval. Then only we have to take in order, and then we have to condemn the reduce the items. Yes, sir. सर But, 15 लाख से 15 लाख से नीचे ऊपर प्रिंसिपल के पास पावर है सर। sir, सर 15 लाख No, से sir. ऊपर परमिशन Wait, Lakh is the power of the होगा तो आरो भेजना है। wait, friends. I'll just check the letter. Wait a minute. Just keep quiet. एक ही मिनट टाइम दीजिए। हाँ क्लियर है सर, उसमें कोई इतना डिस्कशन नहीं है। 15 लाख पूरा प्रिंसिपल को पावर है सर, वो उसको कंडम भी कर लेगा, डिस्पोज ऑफ भी कर देगा, आरओ उसकी सूचना दे देगा। वो एक्चुअल आरओ सूचना देने का मतलब यह है कि वो जो रिसिप्ट होती है स्टॉक की उसमें से माइनस करना है, नॉन कंज्यूमेबल है तो उसमें से माइनस करना है, चूंकि टोटल एसेट में से एसेट वैल्यू बस ये है सर। शिवा सर। और 15 से हाँ सर। Hello, जी sir. सर। ओके शिवा सर, in second point not is not there sir. Not is not there, huh? Yes sir. Means Okay. if the article is not costlier, means if the article is not above 50,000, then there is no need to inform. But if the article is more than 50,000, then you will have to inform the RO, and RO will give you one member from nearby JNV. Okay, sir. Okay, sir. I just checked it sir. Okay, यहाँ sir. सर आर्टिकल्स के बजाय सिंगल आर्टिकल यदि लिखा हुआ हो तो ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके सर, नो इश्यू, चलता है। नेक्स्ट। हाँ। अब इसमें पावर ऑफ अथॉरिटीज कौन कौन रहेंगे? पावर ऑफ अथॉरिटीज फॉर डिसाइडिंग कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल राइट ऑफ आर्टिकल कौन रहेगा? नंबर 1 जेएनवी लेवल पे an unserviceable article which has completed its lifespan and an obsolete article which have to the cost of rupees 50,000 per article, the original purchase price of the article, उसके ओरिजिनल प्राइस समझ लो अभी लैपटॉप है, उस टाइम पे सैमसंग का या कोई प्राइवेट लैपटॉप आपने लिया होगा 2000 में, आज से 20 साल पहले, तो लैपटॉप तो 70, 80, 90 हज़ार 1 लाख का भी आता था। कैन बी डिस्पोज ऑफ जुडिशियसली एट विद्यालय लेवल बाय द प्रिंसिपल अप टू 50,000, 50,000 तक का, 50,000 से ऊपर नहीं, 50,000 तक का आइटम जुडिशियसली मतलब CSR रूल, कॉमन सेंस का रूल यूज करके प्रिंसिपल विद्यालय लेवल पे कर सकता है। आफ्टर दीज आर रिकमेंडेड फॉर कंडेमनेशन बाय द कंडेमनेशन कमिटी। कंडेमनेशन कमिटी जब उसको रिकमेंड करेगी तो वो आर्टिकल को जिसकी कॉस्ट 50,000 से ज़्यादा नहीं है, वो आर्टिकल को विद्यालय लेवल पे प्रिंसिपल जुडिशियसली कंडेम करवा सकता है। भाई माइक बंद कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, एन अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैव नॉट कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पैन एंड बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, अ सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर आपके पास कोई आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट 50,000 से ऊपर नहीं है पर वो अनसर्विसेबल हो गया और उसको बनाना महंगा पड़ेगा, तो आपको OEM से मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा
और एनी ऑथोराइज वर्कशॉप और सर्विस सेंटर, OEM या कोई नियर बाय सर्विस सेंटर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा टू द इफेक्ट दैट द रिपेयर इज़ नॉट इकोनॉमिकल, कि भाई इसको बनाना ठीक नहीं है, एंड द आर्टिकल कैन बी कंसिडर्ड फॉर कंडेमनेशन, तब वो आर्टिकल को आप कंडेमनेशन के लिए कंसिडर कर सकेंगे। विच हैव द कॉस्ट ऑफ ₹50,000, जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपये पर आर्टिकल है। इन शॉर्ट द ओरिजिनल परचेस प्राइस ऑफ द आर्टिकल कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ जुडिशियली, यहाँ पे फिर से वही शब्द है, जुडिशियसली एट विद्यालय लेवल बाय द प्रिंसिपल आफ्टर दिस रिकमेंडेड फॉर कंडेमनेशन बाय द कमिटी। कंडेमनेशन कमिटी ने उसको रिकमेंड किया और प्रिंसिपल ने नियर बाय सर्विस सेंटर से सर्टिफिकेट ले लिया, और वो सर्टिफिकेट के आधार पे आप उस चीज़ को कंडेम कर सकते हैं। नंबर 3, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स अंडर 1 and 2 अबाउ शॉल नॉट एक्सीड ₹15 lakhs पर फाइनेंशियल ईयर। सभी आइटम की कॉस्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट, कोई भी आइटम 50,000 से ऊपर का नहीं है, पर सभी आइटम की इंक्लूडिंग कॉस्ट 15 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। From all the departments, sir. पार्डन? From all the departments of the school. यस सर, मैं पूरे विद्यालय की बात कर रहा हूँ। पूरे विद्यालय के फाइनेंशियल ईयर में विद्यालय से सभी डिपार्टमेंट का मिला करके 15 लाख से ऊपर का काम नहीं होना चाहिए। पर अगर कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आ जाती है तो स्पेशल परमिशन आप ले सकते हो, वो अलग चीज़ हो गई, एक्सेप्शनल केस हो गई वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। नहीं वो नहीं, जैसे ये जो आइटम की कास्ट है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई है उसका, या टोटल आप जब डिस्पोज आप के लिए जो कलेक्ट किया गया है? महेंद्र सर, आप जैसे समझ लो अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। अप्रैल महीने में आपके कंडेमनेशन कमेटी ने बोला कि आपके विद्यालय में एक जनरेटर है और 10 कंप्यूटर है, 50 ठीक सर, हो गया सर, टीवी, ओके सर। ये सबको कंडेमनेशन करना है, तो ये सबकी कॉस्ट मिला करके 15 लाख से ऊपर नहीं होने को ना, ठीक है। इकोनॉमिकल ईयर आ जाएगा इसमें 24-25, क्लियर है? यस सर, यस। आगे अब आरओ किसको परमिशन देगा? देखो, वो विद्यालय लेवल का देख लिया, अभी हम आरओ लेवल का देख रहे हैं। एन अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैज कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पैन एंड एन ऑब्सोलेट आर्टिकल हैविंग कॉस्ट मोर देन 50,000 पर आर्टिकल, जो आर्टिकल जिसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा है, जिसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है या जो अब ख़राब हो चुका है, तो उस स्थिति में आरओ परमिट करेगा। सेकेंड, एन अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैव नॉट कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पैन एंड बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हैविंग कॉस्ट मोर देन 50,000 पर आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जिसकी कॉस्ट 50,000 से ऊपर है, आज वो अनसर्विसेबल है, मतलब ख़राब हो चुका है, बंद पड़ा है, और उसको बनाना भी ठीक ठाक काम नहीं है, बहुत खर्चा लग जाएगा, तो ऐसे आर्टिकल के केस में भी आरओ परमिट करेगा। देन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आर्टिकल ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू का सरप्लस आर्टिकल आफ्टर इंश्योरिंग दैट द सेम इज नॉट आल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर JNV। आरओ पहले ये क्लियर कर लेगा कि भाई किसी भी JNV को इसकी ज़रूरत नहीं है वो आइटम की, तो वो आर्टिकल आपको डिस्पोज करने के लिए बोल देगा, सरप्लस आर्टिकल। अब समझ लो आपने बोला कि भाई मेरे यहाँ पे 100 बेंच पड़े हैं, तो आरओ नियर बाय JNV को पूछेगा किसी को बेंच चाहिए, जा कर के वो JNV से उठा लो। पर अगर सभी JNVs ने बोल दिया कि हमको भी नहीं चाहिए, तो ऐसे स्थिति में उसको डिस्पोज करने की परमिशन आरओ देगा, चाहे फिर वो कोई भी सरप्लस आइटम हो, ठीक है। सरप्लस आइटम में 50,000 या 50,000 से कम का रूल लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना है। हेलो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, सरप्लस आइटम में तो ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ मिसिंग और स्टोलन आर्टिकल ऑफ एनी वैल्यू थ्रू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से एखादा आइटम को राइट ऑफ करना जो गुम गया है या स्टोलन हो गया है,
अब लाइब्रेरी में एक आधी कॉस्टलियर बुक है तो आपको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंतर्गत उसमें उस सामने वाले से उसका पैसा लेकर के उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। हाँ ममता मैडम बोलिए। हाँ सर, मैं कह रही थी सरप्लस आइटम्स कैसे डिसाइड होते हैं? मैडम सरप्लस आइटम ऐसे डिसाइड होते हैं कि अब जैसे आपके विद्यालय में समझ लो 100 बेंच एक्स्ट्रा हो गए, अभी आपके यहाँ पे 10वीं तक की कक्षा या 12वीं तक की कक्षा है, 14 क्लासेस भर्ती हैं और 14 क्लासेस के बेंच ऑलरेडी आपके पास है, और इस साल आरओ ने डिसाइड किया कि आपके विद्यालय को 80 बेंच नए दे दिए जाए। ठीक है, आपके विद्यालय को नए 80 बेंच आ गए, आपने नए बेंच क्लास में डाल दिए, पुराने 80 बेंच बाहर निकाल लिए, तब वो 80 बेंच आपके पास सरप्लस हो गए। आप बोलोगे कि ठीक है ऐसा करो 10 हमारे पास रहने दो, कभी ज़रूरत लगी तो आपने क्या किया 70 बेंच आपके पास में आज के तारीख में सरप्लस हो गए, तो वो सरप्लस बेंच कहलाएंगे। ठीक है सर, इसकी भी तो कमेटी बनती होगी ना, मतलब मैडम कंडेमनेशन प्रोसीजर में वही आ गया ना, कमेटी जो है वही डिसाइड, मैडम वो कमेटी डिसाइड करेगी। जी सर, जी हर विद्यालय को मालूम होता है कि उनके पास क्या सरप्लस है। ठीक है जी जी सर। देन राइट ऑफ करना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सर इस स्कूल में लैपटॉप एक मतलब किसी ने माइनस कर दिया, तो लैपटॉप जो सैमसंग वाला दिया गया था, हाँ जो CSR फंड से लैपटॉप ने दिया था उसने, तो वो ये राइट ऑफ करने के लिए ये स्टोलन उन्होंने कहा कि मेरे से मिस हो गया। हाँ। और वो अभी तक ऑन पेपर वो उन्हीं के नाम पे इशू है। हाँ तो उसको राइट ऑफ सर उसको राइट ऑफ करवा सकते, उसकी एक कॉस्टिंग डिसाइड करके वो इकोनॉमिकली तो जो सर सैमसंग वालों ने जब लैपटॉप दिया था तो उन्होंने सिंगल लैपटॉप का तो दाम दिया नहीं था, उन्होंने पूरा एक इकट्ठे पूरा पैसा दे दिया था, वो जितने आइटम है उसके सभी के। तो ये पैसा कैसे डिसाइड करेंगे? सर उसका एक कमेटी के हिसाब से एक्सपर्ट की राय लेकर के डिसाइड कर दिया जाता है। अगर विद्यालय के व्यक्ति से उसमें बिल में ना मेंशन है सारा कुछ होता है, LED कितने की है, कितने इंच की है, और वो के अकॉर्डिंग तो सर उसमें रिकवरी। हाँ सर वही नहीं सर नहीं बिल्टी आती है सैमसंग की बिल्टी आती है, मेरे पास भी सैमसंग के टैबलेट है, बिल्टी में आया, बिल्टी में सारी चीजें लिखी है, हर आइटम की कॉस्टिंग लिखी है। सर सैमसंग टैबलेट की बात नहीं कर रहे हैं, सैमसंग लैपटॉप की बात कर रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ लैपटॉप और टैबलेट के लिए सेम प्रोसेस है सर। जब बिल्टी दिए उन्होंने आपसे साइन लेकर के, जो भी इंचार्ज होगा, तो उन्होंने हर कॉस्टिंग का बिल दिया है सर, मेरे पास रखा है। हाँ सर बिल है सर, उनका हर चीज का बिल दिया है। मैं इंचार्ज हूँ सैमसंग स्मार्ट क्लासरूम का। मैंने जब वो रिसीव किया तो हर चीज का, जब मेरी लैब इंस्टॉल हुई, हर चीज के बिल दिए उन्होंने, इवन दो बैटरी का भी बिल दिया है लाइफ स्पैन के साथ में। पांडे सर ये आपका किस बैच का लैपटॉप है? ये 2015 वाला है क्या? नहीं सर, ये मैं जब मैं नए स्कूल में ज्वाइन किया मेरे यहाँ तो सब सही था, यहाँ पे आने पे एक लैपटॉप किसी ऑफिस स्टाफ से मिसिंग है। पांडे सर आपके लिए सॉल्यूशन है कि जब आपकी लैब सैंक्शन हुई थी उस समय कहाँ पे लैब सैंक्शन हुई थी, बिल वहां से मंगवा लीजिए आप, उसकी कॉस्टिंग पता चल जाएगी आप। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पर्सनल इश्यूज डिस्कस करेंगे नहीं प्लीज, क्योंकि मुझे कई साथियों ने फोन करके कहा है कि सर विद्यालय के प्रश्न हर 600 विद्यालय हैं, 600 तरह के प्रश्न रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, उसमें टाइम चला जाता है। नहीं सर, ये तो लैपटॉप की कीमत कितनी लेनी चाहिए वो उसकी बात चल रही है, तो उसके लिए सलाह दी। अदरवाइज लैपटॉप की कीमत, टैबलेट, वो लैपटॉप टैबलेट जो भी है उसकी कीमत आई है साथ में सबके यहाँ। ओके सर, ठाकुर सर ठीक है, आगे बढ़ें। सर वो डिसिप्लिनरी एक प्रोसीडिंग होती है पांडे सर, राइट ऑफ करने के लिए स्टोलन आर्टिकल या मिसिंग आर्टिकल की एनी वैल्यू हो थ्रू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, उसका एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है। उसका वो आर्थिक इकोनॉमिकल लैंग्वेज में एक वर्ड है कि उसका एक सरप्लस जो भी वो रिड्यूस करके उसकी जो भी कॉस्टिंग निकलेगी उस कॉस्टिंग के हिसाब से उससे उतना पैसा ले लिया जाता है, CO स्टॉल कटवाते हैं और वो राइट ऑफ कर दिया जाता है। लाइब्रेरी बुक्स में सर आपका डिप्रिसिएशन बोलते हैं सर उसको। हाँ सॉरी, डिप्रिसिएशन, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। डिप्रिसिएशन कट करने के बाद उसकी जो भी एक कॉस्टिंग निकलती है वो कॉस्टिंग जमा कर ली जाती है और वो मिसिंग आइटम को राइट ऑफ कर दिया जाता है। वो इतने दिनों से चला रहे वो गलत है, उसको राइट ऑफ कर देना सही रहेगा। नेक्स्ट, टू एक्सटेंड द एनुअल अपर लिमिट ऑफ JNVs
₹15 lakhs if requested by JNV with proper justification। जो मैंने आपको अभी बताया था, आरओ लेवल क्या करेगा कि अगर ज़रूरत पड़ने पे किसी विद्यालय का 15 लाख से ऊपर का कंडेमनेशन का काम निकल रहा है तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भैया ये क्यों निपटाना ज़रूरी है। अब जैसे विद्यालय में एक पुराने ज़माने में वैन मिली थी, एक बहुत फेमस विद्यालय में वो वैन अभी भी पड़ी है, वो किलो के भाव से भी बेचते बोले तो उसकी वैल्यू ज़्यादा निकल रही है, तो वो वैन भी उसी साल कंडम करना और बाकी आइटम मिला है तो 35 लाख रुपए हो रहे थे या 20 लाख रुपए हो रहे थे। तो 15 लाख से ऊपर जब जा रहा है तो आरओ को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई वाई आई वांट टू डिस्पोज दिस थिंग्स, क्योंकि इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको हमको डिस्पोज करना है, ये जगह खा रहा है, ख़राब है, यूँ त्यूँ सब आपको बताना पड़ेगा, तो आरओ आपको परमिट करेगा। ये आरओ लेवल पे हो गया। और हेडक्वार्टर को तो पूरी पावर है, फुल पावर इज हैविंग हेडक्वार्टर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes sir, yes sir. Then E point is there, disposal of unserviceable item due to negligence by theft or found missing, GFR rule 217(4). ये नेग्लिजेंस की वजह से एक आधा आइटम अनसर्विसेबल हो गया है या चोरी चला गया है या फाउंड मिसिंग, मिस हो गया है, मिल नहीं रहा है, तब क्या प्रोसीजर होगी? नंबर 1, इफ एन आर्टिकल बिकम्स अनसर्विसेबल before the lifespan expires due to negligence, fraud, theft, mischief or missing, the responsibility for the same should be fixed on part of concerned government servant, stockholder, user, any other। अब जैसे टैबलेट आए हैं, एक आधे बच्चे ने मिसचिप किया, टैबलेट गम गया, चोरी चला गया, या उसने डायरेक्ट उसको चार्जिंग पे लगा दिया, ख़राब कर दिया, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी स्टॉक होल्डर की या यूज़र की, थ्रू अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी हेडेड बाय क्लस्टर इंचार्ज एसी। क्लस्टर इंचार्ज एसी उसकी कमिटी हेडेड करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और क्लस्टर एसी उसका हेड रहेगा। इफ द कमिटी फाइंड प्राइमा फेसी अगेंस्ट द स्टॉक होल्डर, यूजर, एनी अदर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एन आर्टिकल बिकमिंग सर्विसेबल ड्यू टू नेग्लिजेंस, बिकमिंग अनसर्विसेबल होना वहाँ, becoming unserviceable due to negligence, fraud, theft, mischief or missing, then disciplinary proceeding will be initiated on the recommendation of the committee, followed by penalty, recovery or both। अब एक आधा आर्टिकल है। हाँ फिरोज सर बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये अनसर्विसेबल हुआ है या जो मतलब इक्विपमेंट में खराबी आई है, अगर वो एम्प्लॉय की वजह से है, यानी यूजर भी एम्प्लॉय है, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय को हमने टेबलेट या लैपटॉप इशू किया और उसकी चार्जिंग करने या किसी भी टेक्निकल वजह से उससे वो खराब हो गया, तो हम यूजर को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। बट अगर यही टेबलेट या लैपटॉप हमने किसी स्टूडेंट को दिया और स्टूडेंट से वो टूट गया, तो उस समय किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, किससे वसूल किया जाएगा फिर वो? सर लैपटॉप टैबलेट्स जो है ना सर, टैबलेट स्टूडेंट को इशू नहीं होते। टैबलेट्स आर इशूड डायरेक्टली टू द टीचर, क्लास टीचर हैंडेड ओवर देम टू द स्टूडेंट। तो ऐसे स्थिति में स्टूडेंट से भी आप, हाँ सर, ऐसे स्थिति में आप स्टूडेंट से भी फाइन ले सकते हैं जी, क्योंकि यूजर तो सर स्टूडेंट है ना, क्योंकि क्लास टीचर हाँ, जो है उसको सर 24 आवर्स तो मॉनिटरिंग कर नहीं सकते। सर छोटे मोटे आइटम के लिए प्रिंसिपल लेवल पे आप फाइन भरवा लेते हैं, पर अब समझ लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़े आइटम की बात चल रही है जिसमें एसी, क्लस्टर एसी जिसको हेड करेगा, ऐसे क्या आइटम होगा? अब समझ लो रोटी बनाने की मशीन थी जिसको यूज करता है कुक, ठीक है, उसके नेग्लिजेंस के वजह से पूरी मशीन ब्लास्ट कर गई, खराब हो गई, टूट गई, खराब कुछ भी हो गया, तो ऐसे स्थिति में उसका यूजर और स्टॉक होल्डर वही बंदा था, तो कमेटी हेड करेगा क्लस्टर एसी, और कमेटी रिकमेंड करेगी उनको, अगर लगा प्राइमा फेसी दिखा कि भाई इसी के गलती की वजह से हुआ है, तब कमेटी उसको पेनाल्टी या रिकवरी या दोनों तब लगा सकती है। अदरवाइज ऐसे ही जनरली किसी पे आप पेनाल्टी या रिकवरी नहीं लगा सकते। हम यहाँ बड़े आइटम की बात कर रहे हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस लाइज विद द प्रिंसिपल्स। और ये ऐसा कुछ भी हुआ तो ये इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल की।
एंड डिले विल अट्रैक्ट अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन। और प्रिंसिपल ने अगर जानबूझ के डिले किया, बताया नहीं, तो उसके भी खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। रीजनल ऑफिस विल इंश्योर डिस्पोजल ऑफ ऑल सच केसेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और आरओबी ये डिस्पोजल का जो भी मैटर आता है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्पोज करेगा, प्रिफरेबली विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट बाय द जेएनवी। जेएनवी के रिपोर्ट करने के 1 महीने के भीतर आरओ को इस पे एक्शन लेनी ही लेनी है, नहीं लेंगे तो आरओ भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम कैसे करेंगे वो भी देख लो। जेएनवी इज व्हेन शिफ्टेड फ्रॉम टेम्पररी साइट टू परमानेंट साइट। ये डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम कब तैयार होते हैं? जब जेएनवी टेम्पररी साइट से परमानेंट साइट में जाता है तब। मे हैव मेनी सरप्लस आइटम विजुअलाइजिंग जीआई शीट्स, लोहे के टिन टप्पर होते हैं, जीआई पाइप्स होते हैं, सीलिंग फैंस, ट्यूबलाइट फिटिंग्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स, वाटर टैप्स, स्टूडेंट बेड्स, आयरन डबल बेड वगैरह कुछ होते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं, स्विचेज है, एमसीबीज है, वायर है, केबल है। फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम विच आर सर्विसेबल, अ प्रपोजल फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी शुड बी फॉरवर्डेड टू आरओ। आरओ विल परमिट प्रपोजल फॉर द ट्रांसफर ऑफ आइटम टू नियर बाय जेएनवीज कंसिडरिंग द वैल्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वायबल जो भी है, अगर योग्य ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, नहीं तो मालूम पड़ा कि 10 रुपये का आपको स्विच बोर्ड भेजने, 100 रुपये के स्विच बोर्ड है आपके पास और बाजू के जेएनवी में भेजने के लग रहा है 1000 रुपये, तो आरओ परमिट नहीं करेगा। वाइबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी तो आरओ नियर बाय जेएनवीज को बोलेगा कि उठा के ले जाओ। देन डिस्पोजल ऑफ आइटम बाय ऑक्शन बाय द जेएनवी। अगर सरप्लस आइटम है तो जेएनवी उसको ऑक्शन करवा सकती है। वाइल शिफ्टिंग ऑफ द विद्यालय फ्रॉम टेम्पररी साइट टू परमानेंट साइट, fragile items which might get damaged during shifting or would not be required at the permanent site may be disposed of with the approval from the regional office prior to shifting of the vidyalaya। उसको आरओ ऑफिस के परमिशन से आप विद्यालय परमिशन से डिस्पोज कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे ग्लास की शीटें हैं या कुछ ऐसी शीटें जो परमानेंट साइट में ज़रूरत ही नहीं रहेगी, टेम्पररी साइट में आपने बाउंड्री वॉल बनाई थी जीआई शीट्स लगा के, अब उसकी परमानेंट साइट में ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे कुछ आइटम को आप ऑक्शन करवा सकते हैं। ये डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।